Hi friends, I am Brigadier Dr. Vijay Sagar Dhiman, and today again I welcome you to our VR1 platform which is available on YouTube channel at Brigadier Guides You. जैसा कि आप देखते हैं कि हर रोज आज कोविड का प्रकोप बढ़ रहा है और आज फिर मैं आपको कोविड से रिलेटेड ही एक बात बताने आया हूँ। अभी तक मैं आप पे इंसिस्ट कर रहा हूँ कि अफवाहों पर ध्यान ना दीजिए और जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको टैकल करने की कोशिश कीजिए। गवर्नमेंट को गाली मत दीजिए, एडमिनिस्ट्रेशन को गाली मत दीजिए। ये देखिए कि हम इस वक्त उनसे कितना सहयोग कर सकते हैं ताकि ये कोविड की महामारी का प्रकोप जल्दी से जल्दी खत्म हो। और इसके अलावा अब मेरे पास एक नई इनपुट है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। देखिए, फरवरी का महीने तक हमको ये लग रहा था कि हमारे पास हमने कोविड पे पूरा काबू पा लिया है। हमारी जो वैक्सीन थी तो दुनिया में किसी ने नहीं बनाई थी, सिर्फ हमने बनाई थी। वो हमने दुनिया के 77 कंट्रीज को ऑलरेडी देनी शुरू कर दी थी और इंडिया की एक इमेज विश्व भर में उभर के आ रही थी एज अ वैक्सीन सुपर पावर, एक कोरोना सक्सेसफुल कंट्री। एंड सबको यही लग रहा था कि भारत ने हमसे मौका मार लिया है। और ये जो वैक्सीन जो हमने बनाई और फ्री बांटी और कई देशों को एज ए गुडविल जेस्चर दी, ये चीजें जो थी, जो फार्मा लॉबी थी दुनिया की, जो बड़े बड़े कंट्रीज में फार्मा कंपनीज हैं, जिन्होंने सोचा था कि इस वैक्सीन के माध्यम से वो पैसा कमाएंगे, वो उनको ये बात नागवार गुजरी। और कुछ कंट्रीज जो फार्मा रिच कंट्रीज हैं, उन्होंने तो ओपनली, जैसे जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल ने तो मुंह पे बोल दिया कि यूरोपियन यूनियन डज नॉट नो how to control India as far as vaccine is concerned. The word is control India. वो कहती हैं इंडिया ने हमें पीछे छोड़ दिया है और यूरोपियन यूनियन है वो अंगूठा ट्विडल करती रह गई है। तो इस किस्म की जो रिपोर्ट्स आ रही थी, फिर चाइना की तरफ से हमारे स्टरलाइट इंडस्ट्री में हमला हुआ, हमारी सीरम इंस्टीट्यूट में आग लगी और पता नहीं क्या हुई। तो इससे ये इंडिकेशन आ गई थी कि यूरोपियन या फॉरेन कंट्रीज के जो लोग हैं वो हमारी इस अचीवमेंट से खुश नहीं है। उनको लग रहा है कि उनका जो प्रॉफिट था फार्मा में वो काफी हद तक गिर गया है। और आज की जो आंकड़े हैं वो ये बताते हैं कि इस पिछले 4-6 महीने में जो वैक्सीन मैन्युफैक्चर हुई है या नहीं हुई, अभी तो बाकी सभी भी काफी बन गई हैं। फाइजर ने बना ली है, मॉडर्ना ने बना ली है, स्पुतनिक ने बना ली है, परंतु रियल हार्ड फैक्ट ये है कि इन कंपनियों को इस दौरान 1.25 ट्रिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है, जो ये हजम नहीं कर पा रही। और इसलिए इन्होंने एक सोची समझी साजिश के तहत ये इंडिया में एक ये वैक्सीन फैलाई है, जो कि अदरवाइज कैसे हो सकता है कि 7 दिन के अंदर आपका डेली काउंट 4 लाख पे पहुंच जाए, जो कि अभी तक अंडर कंट्रोल था। इनफैक्ट लोगों की भी लापरवाही इसमें है। हमारे यहाँ इलेक्शन अनाउंस हो जाती है, इलेक्शन अनाउंस होने के विद इन 7 डेज ये जो स्पाइक है ये बढ़ती चली जाती है और चलती जाती है। 1 मीन्स 4 लाख केसेस पर डे। इस किस्म की स्पाइक ऊपर जाती है और नीचे आने का नाम ही नहीं ले रही है। इसमें हमारे कुछ रिलीजियस प्रोटेक्शन, उनकी भी गलती है। गवर्नमेंट को कंट्रोल करना चाहिए था। इलेक्शन जो है ये पोस्टपोन हो सकती थी, परंतु चलो जो भी साजिश उन्होंने की और हमारे अपने सिटीजन ने उनका साथ दिया और इसलिए आज हम इस सिचुएशन में पहुंच गए हैं कि हम सेकेंड वेव को टैकल नहीं कर पा रहे। और ऐसी क्या वजह है कि ये सेकेंड वेव इतनी बुरी तरीके से केवल इंडिया में आई है, ये पाकिस्तान में नहीं है, जिनको वैसे ही अभी तक कोई वैक्सीन का पता नहीं था। बांग्लादेश में नहीं है, श्रीलंका में नहीं है, नेपाल में नहीं है, भूटान में नहीं है, अफगानिस्तान में नहीं है, म्यांमार में नहीं है, सिर्फ इंडिया में क्यों है? और फिर जो चाइना की जो एक आधिकारिक तौर पे इनकी जो न्यूज एजेंसी है, उसने तो एक फोटोग्राफ दिखा दी। एक तरफ एक सैटेलाइट रॉकेट फायर करता हुआ, दूसरी तरफ वही फायर में इंडिया में चिताएं जलती हुई, और बता दिया कि इंडिया को समझना चाहिए कि अगर साइंस में भी हम आगे हैं और कोरोना में भी हम आगे हैं, वुहान वायरस भी हमारा है, हम आगे हैं। तो इन अ वे ये उनकी एडमिशन थे। परंतु ये जो सब हुआ, अभी ये देखिए कि इसमें ये हमारी जो भारत की वैक्सीन है ये कैसे बनी दुनिया की सिरमौर, और जो आज हमारे लिए एक सिर दर्द बन चुकी है। अगर इसको पूरा हम सही कदम नहीं उठाएंगे, हर एक आदमी इस पे काम नहीं करेगा, हर सिटीजन नेशनलिज्म के हिसाब से इंडिया को पीठ पीछे छुरा नहीं भोंकेगा। जयचंद
चुप रहेंगे, तो आपके मीर जाफर चुप रहेंगे और सारे के सारे एज इंडियंस मिलकर काम करेंगे, ना कि किसी रिलीजियस आइडेंटिटी के, पॉलिटिकल आइडेंटिटी के, इन सब चीजों को छोड़ के एक साथ काम करने का मकसद है। अभी मैं आपको बताऊं, ये भारत दुनिया की 60% वैक्सीन की सप्लाई आज कर रहा है। अफ्रीका, यूरोप, दक्षिण पूर्व एशिया, इसके साथ दुनिया के कई हिस्सों में भारी संख्या में भारत अपनी ये वैक्सीन जो है कोवैक्सीन या कोविशील्ड है, इसको सप्लाई कर रहा है। और भारत में वैक्सीन का बाजार क्यों अहम है? इसका रीजन ये है कि भारत में जो क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं उसका खर्चा कम आता है और उत्पादन में जो लागत की तुलनात्मक रूप से भी कम आती है। इसलिए अन्य विकसित और विकासशील देशों की तुलना में भारत को वैक्सीन के उत्पादन के लिहाज से सही जगह माना जाता है। इसके अलावा जो इंडियन साइंटिस्ट है उनका भी कोई हानि नहीं है कि दुनिया मानती है कि जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है वो इंडिया के पास ज्यादा है। जैसे हमारी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो पुणे में स्थित है, ये हर साल 150 करोड़ वैक्सीन डोजेज को तैयार करती है। ये पोलियो, टेटनस, बीसीजी, डिप्थीरिया और काली खांसी के टीके भारी मात्रा में तैयार करती है और इनके बनाए हुए टीके 170 देशों में जाकर के वहां के जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स हैं उसमें इस्तेमाल होते हैं। और इस तरह से ये दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, फार्मा कंपनी है। इसके अलावा भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड, ये हैदराबाद स्थित कंपनी 65 देशों को वैक्सीन की बिक्री करती है। इसके अलावा 160 ग्लोबल पेटेंट इनके पास हैं और ये अपनी 90% वैक्सीन को लो इनकम कंट्रीज को भेजती है, जिसके जरिए ये वायरस के टीके को पेटेंट दायर किया था। वो जो सबसे पहला वायरस का पेटेंट दायर किया था वो H1N1 फ्लू की वैक्सीन का दायर किया। इसके अलावा सिनोफी एवेंटिस, ये एलर्जी और दवा की जो दर्द की दवा है प्रमुखता से उसको ही बनाती है और इस कंपनी का दावा है कि भारत में पोलियो की खुराक लेने वाला हर दूसरा बच्चा इनकी बनाई वैक्सीन लेता है। इस कंपनी का 60 से ज्यादा जो देशों में इनका बिजनेस फैला हुआ है और जिसमें किन किन देशों ने भारतीय टीके की मांग की थी? ब्राजील, मोरक्को, सऊदी अरेबिया, म्यांमार, बांग्लादेश, दक्षिणी अफ्रीका, मंगोलिया, भूटान, श्रीलंका और नेपाल जैसे कई देश थे। और चीनी वैक्सीन और भारत वैक्सीन में जो घमासान हुआ इंटरनेशनल लेवल पे, उसमें भारतीय वैक्सीन कैसे जीते? और वो ऐसे कि चीन की जो सिनोवैक द्वारा बनाया गया कोरोना वायरस का टीका तो पूरी दुनिया के सामने फेल हुआ ही, बल्कि साथ ही साथ पूरी दुनिया ने अपने सारे ऑर्डर इसके कैंसिल कर दिए और भारत में बन रहे इस कोविड इंजेक्शन की मांग जो थी वो दुनिया भर में बढ़ने लगी। भारत को वैक्सीन के मामले में दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के रूप में न केवल स्वीकार कर लिया गया, बल्कि चीन के अखबार और उनके विशेषज्ञ अब खुद मान रहे थे कि भारत वैक्सीन के मामले में उनसे आगे। अब देखिए ये क्यों फेल हुई चीन की वैक्सीन। दरअसल ब्राजील समेत कई विकासशील देशों ने चीन की कोरोना वैक्सीन के ऑर्डर्स प्लेस किए थे, लेकिन बीते हफ्ते जब ब्राजील ने चाइनीज वैक्सीन को लेकर अपनी लैब में जांच की तो पता लगा कि जिन लोगों को ये वैक्सीन दी गई थी उनके रिजल्ट्स पे जब उनका गौर किया गया तो निष्कर्ष ये निकाला गया कि चीनी वैक्सीन जो है वो बहुत कमजोर है। ये पुरानी टेक्निक से बनाई गई है, यानी वैक्सीन जिस रसायन से बनाई है, जिस केमिकल से बनाई है, वो पुरानी टेक्निक जो वायरस कमजोर करने या मारने का काम करती थी, लेकिन अब उससे इसकी ताकत कम होगी और शरीर में जो प्रतिरोधक क्षमता या इम्यूनिटी दमदार तरीके से बनना चाहिए थी वो नहीं बन पा रही है और इससे इम्यून रिस्पॉन्स कम या छोटा हो जाता है। और इसकी तुलना में अमेरिका, यूरोप और भारत में बनाई गई वैक्सीन जो mRNA टेक्निक से बनाई गई हैं वो ज्यादा कारगर है। इसके अलावा चीन ने कोरोना वैक्सीन मामले में भारत की एक्सपर्टीज और उत्पादन क्षमता का लोहा माना है। एक अखबार को दिए हुए इंटरव्यू में चाइना ने माना कि भारत की सीरम इंस्टीट्यूट दुनिया में वैक्सीन का सबसे बड़ा उत्पादक है और वो कहीं ज्यादा परिपक्ष तरीके से न केवल उत्पादन करता है बल्कि उसके पास सप्लाई की भी क्षमता है और वो इस मामले में कई वेस्टर्न कंट्री से बहुत आगे। तो विदेशी देशों में भारत को नंबर 1 देखकर जो जलने की भावना हुई उसमें उसका भी कोई स्थान ही नहीं। बेशक भारत अभी भारत में ही बनी वैक्सीन पूरी तरह से पहुंचा रहा है,
पर कई देश भारत की इस विकराल रूप से परेशान है कि कैसे भारत पूरी दुनिया में वैक्सीन बनाने में आगे निकल गया। जर्मनी, अमेरिका जैसे विकसित देशों को अपनी भारत की दूसरी दुनिया में भारत के टीकों की दुनिया में आगे निकलना देख के उनसे हजम नहीं हो रहा है, जिसके चलते अभी हाल ही में अमेरिका ने टीका बनाने में काम आने वाले कुछ जरूरी दवाइयां और उपकरण के एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी, जिसके पीछे स्वदेशी वैक्सीन का होना बताया गया था। परंतु उसके बाद जब अमेरिका ने रियलाइज किया कि अगर हम ये भारत को इसका रॉ मटेरियल नहीं देंगे तो उसका नुकसान खुद अमेरिका को होगा, और उन्होंने ये रोक अभी 2 दिन पहले हटा ली है। परंतु हमारा जो वैक्सीन प्रोडक्शन का प्रोग्राम था उसको थोड़ा बहुत सेटबैक ऑलरेडी लग चुका है, परंतु ये ठीक हो जाएगा ड्यूरिंग टाइम पे। और जर्मनी का जहां तक सवाल है, भारत से उसके रिलेशन तो बहुत अच्छे हैं, और जब भारत में जर्मनी ने भी भारत को एक्सपोर्ट करने पर रोक लगाने की बात कही तो उसकी भी काफी चर्चा थी। एक तरफ जहां जर्मन चांसलर बयान देती हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि भारत के टीके को की पूरी विश्व में आपूर्ति करने को देखे वो बहुत खुश हैं, दूसरी तरफ वो भारत के ऊपर एक्सपोर्ट के ऊपर बैन लगाकर भारत में वैक्सीन के बनने के काम में कमी लाने का काम भी कर रहे हैं। चीन, जर्मनी, अमेरिका जैसे विकसित देशों के भारत में का पूरे विश्व में टीके भेजना बिल्कुल उनसे डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, और जब भारत इतने बुरे हाल से गुजर रहा है तो ये देश अपनी कूटनीति से भी बाज नहीं आ रहे हैं। भारतीय वैक्सीन निर्माता सीरम ने अभी हाल में ही हुए लागू टीकाकरण के लिए भारत में टीकों की कमी बताई, जिसके लिए अमेरिका और जर्मनी जैसे देश जिम्मेदार है। और भारत जब विश्व गुरु बनने की ओर बढ़ रहा है तो ये कोरोना जैसी भयंकर बीमारियां भी भारत को रोकने के लिए इन विकसित देशों की साजिश हो सकती है। ये एक फार्मा कंपनीज का जो इन विकसित देशों से ऑपरेट करती हैं उनका माफिया है। वो नहीं चाहते कि भारत की तरक्की की वजह से उनके स्टुपेंडस लॉसेस हो, जैसे 1.25 ट्रिलियन डॉलर का लॉस ऑलरेडी रिकॉर्ड कर लिया गया है और इट इज ऑन द बुक। और क्योंकि भारतीय वैक्सीन आने के बाद चीन समेत और कई देशों की घरेलू वैक्सीन पर काफी खासा फर्क पड़ा है, और इन देशों ने वैक्सीन आने से पहले दूसरे देशों में वैक्सीन को ऑर्डर दिया था और वो सभी ऑर्डर अपने कैंसिल करने लग पड़े, और लोग अपनी घरेलू वैक्सीन छोड़कर भारतीय वैक्सीन की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। यही कारण बना रहा है भारतीय वैक्सीन और भारत का पूरी दुनिया पर निशाने का आने का। और अल्टीमेटली इसी एडवांसमेंट की वजह से, इसी सफलता की वजह से और एक पश्चिमी देशों के हैवी लॉसेस की वजह से, जो फार्मा माफिया है उनके हैवी लॉसेस की वजह से वो चाहते हैं कि भारत की प्रगति को किसी भी तरीके से रोका जाए, और उस प्रगति को रोकने के लिए वो इन्होंने ये वैक्सीन का एक एक्सप्लोजन किया है, बायोलॉजिकल वेपन का एक्सप्लोजन किया है, जिसमें सिर्फ इंडिया ही अफेक्टेड है। पाकिस्तान अफेक्टेड नहीं है, श्रीलंका अफेक्टेड नहीं है, बांग्लादेश अफेक्टेड नहीं है, म्यांमार अफेक्टेड नहीं है, नेपाल अफेक्टेड नहीं है, भूटान अफेक्टेड नहीं है, और सिर्फ भारत ही अफेक्टेड है। तो ये एक कॉन्स्पिरेसी है जो इंटरनेशनल लेवल पे कॉन्स्पिरेसी है। इसके अलावा वैक्सीन के अलावा मैं आपको संक्षेप में ये भी बता दूं, ये इस कॉन्स्पिरेसी में इनके साथ ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज भी मिले हुए हैं, क्योंकि भारत ने ऑलरेडी अपने यहाँ इलेक्ट्रिक कार दौड़ाने का काम शुरू कर दिया है और 1 लाख चार्जिंग स्टेशन पूरे देश में ऑलरेडी लग चुके हैं। और इसकी वजह से अगले साल भारत की जो पेट्रोलियम रिक्वायरमेंट होगी वो 30% कम हो जाएगी, जिससे पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज को नुकसान होगा। तो ये जो ऑयल लॉबी है उसको भी नुकसान हो रहा है, और वो भी फार्मा माफिया के साथ मिल गए हैं। इसके अलावा जहां तक कंट्रीज जो आर्म्स एक्सपोर्ट करते थे, अब इंडिया भी वर्ल्ड का सबसे ज्यादा नेट आर्म्स एक्सपोर्टर था, पर अभी पिछले 1 साल में जब से कि चाइना इसके साथ स्टैंड अप शुरू हुआ है, डीआरडीओ ने तेजी से काम किया है। भारत में ब्रह्मोस मिसाइल बन रही हैं, भारत में टैंक्स बन रहे हैं, भारत में K9 गन्स बन रही हैं, पिनाका रॉकेट लॉन्चर्स बन रहे हैं, LCA-1-2 बन रहे हैं, उसके अलावा ALH बन रहे हैं, पनडुब्बियां बन रही हैं, शिप्स बन रहे हैं, और कई किस्म के मिसाइल, एंटी सैटेलाइट मिसाइल बन रही हैं, और एयर टू एयर मिसाइल बन रही हैं, एयर टू ग्राउंड मिसाइल बन रहे हैं, नेवी के डिकॉय सिस्टम्स बन रहे हैं, सोनार सिस्टम्स बन रहे हैं, और जितने भी सॉफ्टवेयर हैं वो सारे इंडिजिनस हैं। और इनको देखते हुए बहुत सारे कंट्रीज ने इंडिया को ऑलरेडी अपने ऑर्डर्स प्लेस करने शुरू कर दिए हैं।
इसका मतलब इंडिया जो है नॉट ओनली अपनी जो रिक्वायरमेंट है उसमें आत्मनिर्भरता पाएगा, बल्कि इन वेपन्स को एक्सपोर्ट भी करना शुरू करेगा। उससे भी बहुत सारे जो आर्म एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हैं उनकी इकोनॉमी में फर्क पड़ेगा। तो ये आर्म्स एक्सपोर्टिंग वाला माफिया, ऑयल वाला माफिया और ये फार्मा वाला माफिया, जो दवाइयां बनाने वाला माफिया है, ये तीनों माफिया मिलकर चाहते हैं किसी तरीके से इंडिया को डिस्टेबलाइज किया जाए, मोदी जी को या गवर्नमेंट को निकाला जाए और यहाँ पे वामपंथियों की सत्ता बिठाई जाए और बाकी दूसरों को यहाँ लाया जाए। तो ये इनकी पूरी जरूरत है और ये इन्होंने कैसे किया है ये अभी टाइम बताएगा कि ये जो इन्होंने बायोलॉजिकल वेपन जो इंडिया में एक्सप्लोर किया है, जिससे हम इतना सफर कर रहे हैं, इसमें क्या क्या होगा। परंतु दूसरों को गलती बताने से, दूसरों पे आरोप लगाने से मैं अपने देशवासियों से ये अपील करता हूँ कि आपके हित में या आपके हक में, जो आपके हाथ में जो कुछ है वो पूरा करिए। और वो एक छोटी सी बात है, हमेशा मास्क पहनिए, बाहर जितना कम हो जाइए, सैनिटाइजर का इस्तेमाल कीजिए, हाथों को धोइए और उसके अलावा अगर कहीं बाहर जाते हैं तो 2 मीटर डिस्टेंस, दैट इज सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा फायदा उठाइए, पूरा पालन कीजिए, ताकि इनके साथ आप इस कोरोना बायोटेक वेपन इंडिया में एक्सप्लोर किया गया है, इसके जो इफेक्ट्स हैं इनको कम किया जाए। और मेरी मीडिया भाइयों से भी गुजारिश है कि जब आप दिखाते हैं, ठीक है, आप एडवर्टाइज दिखाइए, आपकी टीआरपीज बनती हैं, परंतु जो लोग, बहुत सारे लोग हमारे पुलिसकर्मी, पैरामिलिट्री फोर्सेस और अभी आर्म फोर्सेस, डीआरडीओ, हमारे डॉक्टर्स, पैरामेडिक स्टाफ जो अपनी जान हथेली पर रख के आप लोगों के लिए दिन रात काम करते हैं, इनकी भी अच्छाइयां दिखाइए, इनके भी अच्छे काम बताइए। तो एक ही पिक्चर मत पेंट कीजिए, ये भी बताइए जो भारत में बहुत सारे अच्छे काम हो रहे हैं इस आपदा से निपटने के लिए, इस पैंडेमिक को कंट्रोल करने के लिए जो हम कर रहे हैं, ताकि हमारे देशवासियों का उत्साह बढ़े। तो ये मेरी अपील है हर एक सिटीजन से, हर एक जर्नलिस्ट से, और गवर्नमेंट से मैं यही बोलूंगा कि कृपया आप अपनी चीजों को थोड़ा एक तरीके से रिव्यू कीजिए, प्लान बनाइए इन एडवांस, आगे एंटिसिपेट करिए कि अगली क्या स्टेज आने वाली है और उसको स्टेज के ऊपर एक कारगर प्लान बना के उसको इम्प्लीमेंट कीजिए। तो इसके साथ ही मैं आपसे विदा लेता हूँ एंड जय भारत, जय हिंद।